हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडू हब। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो कानपुर यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, MJPRU एंड अदर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं छात्र छात्राएँ, वो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आगे पीछे 20 से 25 क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में कॉमन होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है जो इस 2023-24 को आयोजित हुआ था SPPG कॉलेज सोहरतगढ़ में। केमिस्ट्री का पेपर है ये। तो चलिए दोस्तों, जिसका और केमिस्ट्री का पेपर है जिसका टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर से। तो दोस्तों, कोर्स कोड इतना है B020201T, और यहाँ पर रोल नंबर अंकों में लिखना होता है और यहाँ पर शब्दों में लिखना होता है। और ये दोस्तों 4 मई 2024 को SPPG कॉलेज सोहरतगढ़ में आयोजित कराया गया था इस केमिस्ट्री के पेपर को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। द मोनोमर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 66R। नायलॉन 66 के उत्पादन में प्रयुक्त मोनोमर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नेचुरल लिखना भूल गया दोस्तों। रबर केमिकली निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से प्राकृतिक रबर को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। रिएक्शन दिया है दोस्तों और पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रक्रिया है। तो ये रिएक्शन है दोस्तों I2 2I रेडिकल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHR ICH2 बॉन्ड CHR। तो बता दें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टर्मिनेशन। इस प्रक्रिया का नाम टर्मिनेशन है, यानी कि समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सेम वही प्रोसेस का नाम पूछ रहा है, रिएक्शन दिया है यहाँ पे दोस्तों और प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोपोगेशन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि प्रसार जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ मोनोमर ऑफ पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन के मोनोमर का IUPAC नेम क्या है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइईन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोरोप्रीन कमर्शियली। व्यावसायिक रूप से पॉलीक्लोरोप्रीन का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के बहुलकीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इमल्सन पॉलीमराइजेशन, पायस बहुलकीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइजेबल नेचर ऑफ नियोप्रीन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नियोप्रीन की क्रिस्टलीकरण योग्य प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,4 ट्रांस स्ट्रक्चर, यानी कि 1,4 ट्रांस संरचना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
Free radical initiators like benzoyl peroxide and AIVN are required for which type of polymerization? यानी कि किस प्रकार के बहुलकीकरण के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड और AIVN जैसे मुक्त मूलक प्रारंभों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला केटाइनिक पॉलीमराइजेशन या एनायनिक पॉलीमराइजेशन या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुक्त मूलक बहुलकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फॉर फ्री रेडिकल चैन पॉलीमराइजेशन डॉट आर दी गुड इनिशिएटर्स, यानी कि मुक्त मूलक श्रृंखला बहुलकीकरण के लिए कौन अच्छे आरंभ करता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बेंजोइल पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड या नाइदर बेंजोइल पेरोक्साइड नॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बेंजोइल पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द कैटालिस्ट यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इन समन्वय बहुलकीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला है जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, दूसरा वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड या जियोलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिचार्जेबल बैटरीज, यानी कि रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पॉलीपायरोल, दूसरा पॉलीएस्टर, तीसरा पॉलीएनिलीन या पॉलीक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीएनिलीन। ऑप्शन सी पॉलीएनिलीन का उपयोग रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंडक्टिंग पॉलीमर्स इन प्लेस ऑफ मेटल इज दियर, यानी कि धातुओं के स्थान पर कंडक्टिंग बहुलक उपयोग करने का लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है कॉस्ट, दूसरा लाइट वेट, सी ऑप्शन थर्मल कंडक्टिविटी या डी ऑप्शन सॉल्युबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइट वेट, यानी कि हल्का वजन। हल्के वजन के कारण दोस्तों इसका उपयोग धातु के स्थान पर किया जाता है कंडक्टिंग पॉलीमर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकेलाइट इज, क्वेश्चन नंबर 13 है। बेकेलाइट इज पूछ रहा है कि बेकेलाइट है क्या है? एक जेल है, गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सॉलिड है बेकेलाइट, यानी कि एक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलर प्रोड्यूस्ड बाई डाइज इज ड्यू टू, यानी कि रंजकों द्वारा उत्पन्न रंग किसके कारण होता है? क्रोमोफोर के कारण या एक्सोक्रोम के कारण या कॉन्जुगेशन ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स के कारण या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सोक्रोम के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सोक्रोम के कारण जो होता है रंग उत्पन्न होता है डाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज इन डाई, यानी कि रंजकों में संयुग्मन बढ़ने का क्या प्रभाव होगा? तो बता दें दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं कलर फेड्स, कलर डिफेंस या नो चेंज या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलर डिफेंस, यानी कि जब रंगों में संयोजन बढ़ेगा तो उसका रंग गहरा होता जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई, निम्नलिखित में से कौन सा डाई है? ऑप्शन है मिथिल ऑरेंज, ऑरेंज फर्स्ट, एनिलीन येलो या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी सही हो जाएगा इसका। मिथाइल ऑरेंज भी आपका डाई है, ऑरेंज फर्स्ट भी, एनिलीन पीला यानी कि एनिलीन येलो भी एक डाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, एलिजरीन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ डाइज। एलिजरीन रंजक किस वर्ग से संबंधित है? वेट डाइज से संबंधित है, या मॉर्डेंट डाइज से, या सब्सटेंटिव डाइज से, या रिएक्टिव डाइज से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉर्डेंट डाइज। एलिजरीन जो है वो मॉर्डेंट रंजक से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय रंजक का उदाहरण है? एलिजरीन है, या मैलाकाइट ग्रीन, या इंडिको, या ऑरेंज फर्स्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिजरीन। एलिजरीन जो है वो एक क्षारीय रंजक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट डाई। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष डाई है? ऑप्शन ए फिनोप्थिलीन, ऑप्शन बी कांगो रेड, या ऑप्शन सी एलिजरीन, या डी इंडिगो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो रेड। कांगो रेड एक प्रत्यक्ष डाई है, डायरेक्ट डाई, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हिच वन इज डिस्पर्स डाई। फैलाव यानी कि डिस्पर्स डाई कौन सा है? कांगो रेड है, एलिजरीन है, सेलिटोन है, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलिटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मैलाकाइट ग्रीन इज ए डाई डायरेक्ट डाई फॉर सिल्क एंड वूल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई कंडेंसेसिंग। यानी कि पहले बता रहा है कि मैलाकाइट जो हरा होता है रेशम और ऊन के लिए सीधा रंग है, यह किस संघनन द्वारा तैयार किया जाता है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड डाईमेथिलीन एलिन, ऑप्शन बी कार्बोनिल क्लोराइड एंड डाईमेथिलीन एलिन, ऑप्शन सी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड विद डाईमेथिलीन एलिन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंजल्डिहाइड एंड डाईमेथिल एनिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरेमाइन टी इज ए। क्लोरेमाइन टी होता है क्या होता? ऑप्शन है दोस्तों डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, या एंटीपायरेटिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसइंफेक्टेंट या कीटाणुनाशक। क्लोरेमाइन टी एक कीटाणुनाशक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। मॉर्फिन मॉर्फिन है, ऑप्शन है एन एल्केलॉइड, एन एंजाइम, एन ए कार्बोहाइड्रेट, या ए प्रोटीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एन एल्केलॉइड, क्योंकि मॉर्फिन जो होता है वो एक नशीली ड्रग होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों कट गया थोड़ा, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों इसके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन दैट स्टेबलाइज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि पूछ रहा है दोस्तों अंतःक्रिया के बल जो प्रोटीन की चतुर्धारक संरचना को स्थिरता प्रदान करते हैं। पूछ रहा है कौन सा बॉन्ड होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन बी डाई सल्फाइड लिंकेज, ऑप्शन सी डाईपोल इंटरेक्शंस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रीजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक के साथ धनात्मक रजत दर्पण परीक्षण देगा। ऑप्शन है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, या ऑप्शन सी सुक्रोज, या ऑप्शन बी डी बोथ ए एंड बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज भी देगा और ग्लूकोज भी देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है द फिनोमेनन ऑफ म्यूटा रोटेशन इज नॉट एग्जिबिट बाई, यानी कि उत्परिवर्तन की घटना किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ए पूछ रहा है नेगेटिव फ्रक्टोज, बी पॉजिटिव लैक्टोज, सी पॉजिटिव माल्टोज या डी पॉजिटिव सुक्रोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो म्यूटा रोटेशन की घटना प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए शुगर इज ड्यू टू, शर्करा के अपचयित करने वाले गुण किसके कारण होते हैं। ऑप्शन है ए इट्स कार्बन स्केलेटन, बी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, सी हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी शर्करा के अपचयित करने वाला गुण प्रदर्शित करेगा और हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है दोस्तों आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन दिया है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन ए है ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी सैकरिक एसिड एंड ऑप्शन डी ग्लूकेरिक एसिड। तो बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकेरिक एसिड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज तुरानोज, पूछ रहा है तुरानोज क्या है। ए दिया है 7 मेथिल शुगर, बी डी ऑक्सी शुगर या सी नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड या डी रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स इन ग्लूकोज, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करती है। ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 3, बी दिया है 4, सी 5 या डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 5। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति होती है, ये प्रूव करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 ग्लूकोज ऑन फेलिंग टेस्ट गिव्स, यानी कि पूछ रहा है फेलिंग परीक्षण पर ग्लूकोज क्या देता है। ऑप्शन ए है पंजेंट गैस, बी सिल्वर मिरर या सी रेड प्रेसिपिटेट या डी नो रिएक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड प्रेसिपिटेट, यानी कि ग्लूकोज जब फेलिंग परीक्षण कराएंगे तो वो लाल अवक्षेप देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 हाइड्रोलिसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज विल यील्ड, यानी कि सुक्रोज के एक अणु के जलघटन पर प्राप्त होगा। ये आपको भी पता होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी बताएंगे। पहला ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, दूसरा टी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज या सी दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि सुक्रोज का जब जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु देगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिलेटेड टू, यानी कि पूर्वागम समूह का संबंध है।
ऑप्शन दिया है दोस्तों ए पॉलीमर्स, बी एंजाइम, सी कार्बोहाइड्रेट या डी डाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइम। एंजाइम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें होता है, लगता है मतलब, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा एंजाइम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीमर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एपीमर्स का उदाहरण है। ए ऑप्शन दिया ग्लूकोज एंड राइबोज, बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सी गैलेक्टोज मैनोज एंड ग्लूकोज या ग्लूकोज राइबोज एंड मैनोज। तो बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये दोनों आपस में एपीमर्स का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ। यहाँ पर जो दोस्तों डॉट दिया है, यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से भरना है, टिक लगाना है मतलब। बाई बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ग्लूकोज को व्यावसायिक रूप से जल अपघटन से 393 केल्विन तापमान और तनु H2SO4 के साथ उबालकर कमर्शियली रूप से कैसे किसका उपयोग करके प्रोडक्शन किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों स्टार्च का, ऑप्शन बी सुक्रोज का, या ऑप्शन सी गैलेक्टोज से, या डी डेक्सट्रोज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च से, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्टार्च। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है हमसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, निम्नलिखित में से कौन सी अपचाई शर्करा है। पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, बी इराइथ्रोलोज, सी ग्लूकोज, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक अपचाई शर्करा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट इन। पूछ रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें मौजूद नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी सेलुलोज या ऑप्शन डी स्टार्च। तो बता दें दोस्तों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है ग्लूकोज में नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ए दिया है C4H2O का होलियन, बी दिया है C6H2O का होलियन, और सी दिया है CH2O का होलियन, और डी दिया है C2H2O का होलियन COOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CH2O का होलियन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। CH2O का होलियन ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में प्रकाशिकीय समावयता दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है DL स्मॉल DL, ऑप्शन बी दिया है कैपिटल D कैपिटल L, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ ए एंड बी, यानी कि D और L स्मॉल DL से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दर्शा देते हैं और कैपिटल D और L से भी दर्शा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, ज्यूटर आयन इज, यानी कि पूछ रहा है ज्यूटर आयन है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन बी नेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑप्शन सी नेट निगेटिवली चार्ज्ड, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जो ज्यूटर आयन होता है वो इलेक्ट्रिकली यानी कि विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमीनो एसिड्स विद द नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप आर, यानी कि अध्रुवीय एलिफैटिक आर समूह वाले अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल हैं। ऑप्शन ए दिया है ग्लाइसिन एलानिन ल्यूसिन, ऑप्शन बी सेरीन थ्रियोनिन सिस्टीन, सी दिया है लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, और डी दिया है
एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइसिन, एलेनिन एंड ल्यूसिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए ऑब्लिक एन। पेप्टाइड बंध है एक। ऑप्शन ए दिया है कोवलेंट बॉन्ड है ये, बी दिया है आयनिक बॉन्ड है, सी दिया है मेटालिक बॉन्ड है, या डी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए। पेप्टाइड बंध एक सहसंयोजक बंध है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्विटर आयन मूव्स टुवर्ड्स व्हिच इलेक्ट्रोड्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ज्विटर आयन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर किस इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों ए कैथोड, बी एनोड, सी आइदर कैथोड और एनोड, डी नाइदर कैथोड नॉर एनोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओ सॉरी फिर से कट गया दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस नहीं है अभी वीडियो बनाने का। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर जो 43 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइदर कैथोड और एनोड। क्योंकि जो अमीनो एसिड होता ज्विटर आयन होता है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, तो वो या तो कैथोड की ओर गति करेगा या तो एनोड की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। व्हिच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए है पीएच चेंज, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑप्शन सी हीट, या ऑप्शन डी चार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ज। चार्ज जो है वो प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये तीनों उत्तरदायी हैं प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आवेश, चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड इज डिफाइंड है। यानी कि एक अमीनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है द पीएच वेयर द मॉलिक्यूल्स कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन बी है द पीएच वेयर द कार्बोक्सिल ग्रुप्स इज अनचार्ज, ऑप्शन सी है द पीएच वेयर द अमीनो ग्रुप इज अनचार्ज, या ऑप्शन डी दिया है द पीएच ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइटिक मोबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द पीएच वेयर द मॉलिक्यूल्स कैरीज नॉट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि एक पीएच जहां अणु में कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन द अमीनो एसिड एलानिन कोष्ठक में दिया द आर ग्रुप इज CH3 इज एडेड टू ए सॉल्यूशन विद ए पीएच ऑफ 7.3 एलानिन बिकम्स। यानी कि जब अमीनो एसिड एलानिन आर समूह वाले CH3 को 7.3 के पीएच वाले घोल में मिलाया जाता है तो एलानिन हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है एक केटायन, ऑप्शन बी नॉन पोलर, ऑप्शन सी है ज्विटर आयन, या ऑप्शन डी एन एनायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ज्विटर आयन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। द एंजाइम व्हिच कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड इज। यानी कि वह एंजाइम जो प्रोटीन के अमीनो एसिड में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए दिया है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी यूरिएज, ऑप्शन सी न्यूक्लिएज, या ऑप्शन डी प्रोटीएज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटीएज। प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन के अमीनो एसिड में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर विद्युत कण संचलन का उपयोग किसके द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी दिया है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी कि अमीनो एसिड का पृथक्करण व शुद्धिकरण।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। एंजाइम्स आर बेसिकली, पूछ रहा है एंजाइम मूल रूप से होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए दिया पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन बी दिया शुगर्स, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड्स या ऑप्शन डी पायरिमिडीन बेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द गिवन कंपाउंड इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक कंपाउंड दिया है और आपको बताना है कि ये किसका घटक है। ऑप्शन नीचे दिया दोस्तों, ये रहा ऑप्शन, आरएनए का है, डीएनए का है, या एडेनिन का है, या थाइमिन का है। बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, निम्नलिखित क्षारों में से कौन सा डीएनए में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन दिया दोस्तों, ए एडेनिन, बी गुआनिन, सी थाइमिन, या डी यूरेसिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेसिल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेसिल जो है वो डीएनए में मौजूद नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर शोन इन दैट ऑफ, ये यानी कि दिखाई गई संरचना है, ये जो संरचना है पूछ रहा है कि ये किसकी दिखाई गई संरचना है। ऑप्शन दिया है डीएनए न्यूक्लियोसाइड, बी ऑप्शन आरएनए न्यूक्लियोसाइड, सी डीएनए न्यूक्लियोटाइड, या डी आरएनए न्यूक्लियोटाइड। तो बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। Which part of nucleotide is responsible for the formation of bonds in DNA double helix? डीएनए द्विकुंडलिनी में बंधों के निर्माण के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का कौन सा भाग जिम्मेदार है। ऑप्शन दिया दोस्तों, ए बेस, बी शुगर, सी फॉस्फेट ग्रुप, या डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, डैन लिखा है दोस्तों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ATGCCGATC। पूछ रहा है दोस्तों डीएनए प्राथमिक संरचना ATGCCGATC के पूरक स्ट्रैंड की पहचान कीजिए। तो हम बता दें दोस्तों, ए का जो हमेशा टी से जुड़ता है डबल बॉन्ड्स के थ्रू, और जो गुआनिन होता है यानी कि जी, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन से। तो आप लोग मिला ले दोस्तों, ए का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा ए, जी का हो जाएगा सी, और सी का हो जाएगा जी। इसलिए हम देखें तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, TACGG ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण नहीं है। ए मिलियंस टेस्ट, बी बायूरे टेस्ट, या सी टॉलेंस टेस्ट, या डी निनहाइड्रीन टेस्ट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। टॉलेंस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए, और बाकी मिलियंस टेस्ट जो होता है प्रोटीन के लिए, बायोरेट ये भी प्रोटीन के लिए, निनहाइड्रीन टेस्ट ये भी प्रोटीन के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजाइम अवरोधक हैं। ऑप्शन ए है सब्सटेंसेज व्हिच इनहिबिट एंजाइम एक्शन, बी है सब्सटेंसेज व्हिच इंक्रीज एंजाइम एक्शन, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सब्सटेंसेज व्हिच इनहिबिट एंजाइम एक्शन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ जो एंजाइम क्रिया को रोकते हैं वो एंजाइम अवरोधक कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
57 अमीनो एसिड्स हैज़ द मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट, यानी कि पूछ रहा है अमीनो एसिड में न्यूनतम घुलनशीलता किस पीएच पर होती है। ए दिया है pH 3, बी दिया है pH 8, सी दिया है pH 7 या डी दिया है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, अल्फा हेलिक्स संरचना है क्या है दोस्तों। ऑप्शन दिया है ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी टर्शियरी स्ट्रक्चर, डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि द्वितीयक संरचना। बी ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्रोटीन संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बी दिया है क्रिप्टोनिक्स एक्सरे, सी दिया है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, शॉर्ट फॉर्म में MRI भी बोलते हैं, या डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार प्रोटीन की कमी से होता है। ए दिया है वेट लॉस, बी दिया है मसल फटीग, सी दिया है लॉस इन मसल स्ट्रेंथ, या डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वजन घटना और मांसपेशियों की थकान और मांसपेशियों की ताकत में कमी, ये सब प्रोटीन की कमी से विकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी का जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज मूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए दिया है वेसिकल्स, बी दिया है राइबोसोम, सी दिया है सिंक्रोटोन, डी दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 रिएक्शन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, दो अमीनो एसिड के बीच की अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या डी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि संघनन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स, पूछ रहा है प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, या ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, सी दिया है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, या डी दिया है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन जो हैं अमीनो एसिड के बहुलक हैं, ये सही है अल्फ़ा अमीनो एसिड के। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 द बेसेस आर हेल्ड टुगेदर इन ए DNA डबल हेलिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स आर, यानी कि क्षारों का हाइड्रोजन बंध द्वारा DNA डबल हेलिक्स में एक साथ रखा जाता है, ये बंध हैं। ए ऑप्शन दिया है आयनिक बॉन्ड्स हैं, बी दिया है कोवलेंट्स बॉन्ड्स हैं, सी दिया है नॉन कोवलेंट्स बॉन्ड हैं, या डी दिया है वांडर वाल फोर्सेज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गैर सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 रेमडेसिविर एक दवा कार्य करती है, पूछ रहा है कि रेमडेसिविर ड्रग एक्ट एज, ए ऑप्शन दिया है एंटी मलेरियल ड्रग, बी दिया है एंटी वायरल ड्रग, सी दिया है एंटी फंगल ड्रग, या डी दिया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एंटी वायरल ड्रग। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल दवा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज द करेक्ट ब्रेक इक्वेशन, पूछ रहा है कौन सा ब्रेक का सही समीकरण है।
ए दिया है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, बी दिया है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन स्क्वायर थीटा, एंड सी दिया है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन यूनिवर्स थीटा, या डी दिया है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये ब्रेक का समीकरण है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। सल्फा ड्रग्स आर मेडिसिनल कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स, यानी कि सल्फा औषधियाँ जो है औषधीय यौगिक है जिनमें शामिल होते हैं। ऑप्शन ए दिया है सल्फेट ग्रुप, ऑप्शन बी दिया है सल्फाइड ग्रुप, ऑप्शन डी दिया है सल्फॉक्साइड ग्रुप, या ऑप्शन डी दिया है पी अमीनो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 68। पैरासीटामोल एज पूछ रहा है पैरासीटामोल है, ए दिया एंटीबायोटिक ड्रग, डी दिया एंटी कैंसर ड्रग, सी दिया है एंटी मलेरियल ड्रग, डी दिया एंटीपायरेटिक ड्रग। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटीपायरेटिक ड्रग, यानी कि पैरासीटामोल एक ज्वरनाशक औषधि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। डाइजेपाम है, ऑप्शन दिया है ए एंटीपायरेटिक, बी दिया है एनाल्जेसिक, सी दिया है ट्रांसकुलाइजर, या डी दिया है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसकुलाइजर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जीडोवुडीन इज डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि जीडोवुडीन व्युत्पन्न है, किसका व्युत्पन्न है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है गुआनोसिन, ऑप्शन बी दिया है थायमिन, ऑप्शन सी दिया है एडेनिन, ऑप्शन डी दिया है यूरेसिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थायमिन। जीडोवुडीन थायमिन का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 71। एनाल्जेसिक ड्रग पूछ रहा है एनाल्जेसिक औषधि। ऑप्शन ए दिया है रिड्यूसेस हाइपरटेंशन, बी दिया है एंटी कॉन्वुल्सेंट, सी दिया है रिड्यूसेस बॉडी पेन, या डी दिया है रिड्यूसेस बॉडी शुगर लेवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिड्यूसेस बॉडी पेन। जो एनाल्जेसिक औषधि होती हैं उनका वो दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं जो शरीर का दर्द कम करती हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रहा है डॉट 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 इज ए क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि एक क्रिस्टलीय मूल दोहराव वाली संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए दिया है मोनोमर, बी दिया है मॉलिक्यूल, सी यूनिट सेल, या डी एटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिट सेल। कई यूनिट सेल से एक क्रिस्टल बनता है, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। सल्फर एग्जिस्ट इन 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स पूछ रहा है कि सल्फर 2 बहुरूपी रूपों में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन है वो। ऑप्शन ए दिया है रोम्बिक मोनोक्लिनिक, ऑप्शन बी दिया है रोम्बिक ट्राइक्लिनिक, ऑप्शन सी दिया है हेक्सागोनल ट्राइक्लिनिक, ऑप्शन डी दिया है हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा रोम्बिक मोनोक्लिनिक, समचतुर्भुज और मोनोक्लिनिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्रावाइस लेटिसेज इन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टल संरचनाओं में ब्रावाइस जालकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14, यानी कि 14 ब्रावाइस जाल क्रिस्टल संरचनाओं में 14 ब्रावाइस जालकों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस है। ए ऑप्शन है डायमंड, बी दिया ग्रेफाइट, सी दिया ग्लास, डी दिया कॉमन सॉल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ग्लास हो जाएगा। ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछ रहा है दोस्तों NaCl टाइप क्रिस्टल कैन बी कन्वर्टेड इनटू CsCl टाइप क्रिस्टल बाय अप्लाइंग, यानी कि किसका उपयोग करके NaCl प्रकार के क्रिस्टल को CsCl प्रकार के क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई प्रेशर का उपयोग करके, यानी कि जब उच्च दबाव का उपयोग करेंगे तो NaCl का जो क्रिस्टल है वो CsCl में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन के आसपास कितने क्लोराइड आयन होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 4, बी दिया है 8,
सी दिया है 6, डी दिया है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, क्योंकि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6:6, यानी कि Na का भी 6 और Cl का भी 6, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 78 क्वेश्चन की तरफ। इन NaCl स्ट्रक्चर, NaCl संरचना में ऑप्शन ए है ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, बी दे रहा है कि ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, सी दिया है ओनली टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, डी दिया है नाइदर ऑक्टाहेड्रल नॉर टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओनली टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, यानी कि केवल चतुष्फलकीय स्थल अधिशासी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाउडर एक्सरे टेक्निक बी यूज्ड फॉर, यानी कि पाउडर एक्सरे तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। ए ऑप्शन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, डी दिया है क्रिस्टल सरफेस डिटर्मिनेशन, सी दिया है क्रिस्टल एनर्जी डिटर्मिनेशन, या डी दिया है क्रिस्टल फोर्स डिटर्मिनेशन। तो आपको बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, यानी कि क्रिस्टल संरचना निर्धारण हेतु पाउडर एक्सरे तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट क्रिस्टल लेटिस डिफ्रैक्शन पैटर्न इज करेक्ट, यानी कि क्रिस्टल जाली विवर्तन पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है। ऑप्शन ए है डिफ्रैक्सेशन पैटर्न्स पोजेज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी दिया है डिफ्रैक्सेशन पैटर्न्स डोंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन सी दिया है डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर लीनियर स्पेस, और डी दिया है डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कंटेन्स एक्सरेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स पोजेज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि विवर्तन पैटर्न में समरूपता का केंद्र होता है। ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट आर दी टू फीचर्स ऑफ एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट सच एज कॉपर, यानी कि तांबे जैसे तत्व के एक्सरे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की दो विशेषताएं क्या है। ए दिया है ऑप्शन मोनोक्रोमेटिक पीक्स एंड वेवलेंथ, बी दिया है एक्सरे रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी, सी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेवलेंथ, डी दिया है मैग्नेटिक फील्ड एंड मोनोक्रोमेटिक पीक्स। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है दोस्तों 81, कि तांबे जैसे तत्व के लिए एक्सरे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की दो विशेषताएं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक पीक्स एंड वेवलेंथ, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि कन्वर्ट बीस इंडाइसेस ऑफ ए प्लेन 2, 3, 4 इनटू मिलर इंडाइसेस, यानी कि समतल 2, 3, 4 के बीच सूचकांकों को मिलर सूचकांकों में परिवर्तित कीजिए। ए दिया है 1/2, 1/3, 1/4, बी दिया है ऑप्शन 1/1, 1/2, 1/3, सी दिया है 1/4, 1/2, 1/3, या डी दिया है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसको जब हम मिलर सूचकांक में परिवर्तित करेंगे 2, 3, 4 को, तो वो हो जाएगा 2, 3, 4 को, तो वो हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, पूछ रहा है द मिलर इंडाइसेस फॉर बेस इंडाइसेस 1:∞1/4 आर, बीज सूचकांक 1:∞1/4 के लिए मिलर सूचकांक है। ए दिया है 312, बी दिया है 321, सी दिया है 634, डी दिया है 208। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 312। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 312 में हो जाएगा 1:∞1/4 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है एट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर विद BCC अरेंजमेंट द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर। यानी कि क्रोमियम धातु की इकाई सेल की धार लंबाई 287 पिकोमीटर BCC व्यवस्था के साथ है। परमाणु त्रिज्या का क्रम है। ए दिया है 287 पिकोमीटर, बी दिया है 574 पिकोमीटर, सी दिया है 124.27 पिकोमीटर, डी दिया है 143.5 पिकोमीटर। तो बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 124.27 पिकोमीटर। और दोस्तों ये सूत्र लगेगा R = 3/4 A √3/4/A। इस सूत्र का जब उपयोग करेंगे तो रूट मान रखेंगे √3 इंटू, और A जो है एज लेंथ है तो लिखेंगे √3 इंटू 287 और /4 कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो इतना आएगा। यानी कि लगभग, कैलकुलेशन गलत है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि लगभग आएगा 124.27 पिकोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ ए मेटल। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ ए मेटल which crystallizes in BCC lattice with unit cell as length 300 पिकोमीटर एंड मोलर मास 50 ग्राम मोल यूनिवर्स। यानी कि एक धातु का घनत्व क्या होगा जो इकाई सेल किनारे की लंबाई 300 पिकोमीटर और मोलर द्रव्यमान 50 ग्राम मोल यूनिवर्स के साथ BCC जालिक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसको आप कैलकुलेशन करके लगा लेंगे दोस्तों। ऑप्शन दिया है ए 10 ग्राम सेंटीमीटर यूनिवर्स, 14.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस में, 6.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस में, 9.32 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.15 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, यही आएगा कैलकुलेशन करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86। एनिसोट्रॉपी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज इन ऑब्जर्व्ड इन। यानी कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में एनिसोट्रॉपी देखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। ये सही हो जाएगा, क्रिस्टलीय पदार्थों में एनिसोट्रॉपी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछ रहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इफ द ब्रेग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री द DHKL/λ इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे ब्रेग से इक्वेशन से जो था n λ इज इक्वल टू 2D sin थीटा, इससे कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन गलत है दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि प्रथम कोट की परावर्तन के लिए यदि आपतन का ब्रेग कोण 30 डिग्री है तो DHKL/λ बराबर है। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका मान 1 आएगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि व्हिच लॉ स्टेट्स दैट ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेज पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। यानी कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में समरूपता का तत्व समान होता है, यह नियम कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइज लॉ ऑफ रेशनल इंटरसेप्ट, बी दिया है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री, सी दिया है ब्रेग से क्रिस्टलाइजेशन लॉ, या डी दिया है मिलर इंडाइसेस लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। यानी कि समरूपता का स्थिरता का नियम जो है, समरूपता की स्थिरता का नियम, यही नियम बताता है कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में समरूपता का तत्व समान होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है
क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है, ए क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशन ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी कामा ए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यानी कि एक क्रिस्टल जिसकी इकाई कोशिका आयाम एज इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी कामा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है होगा। तो दोस्तों आर्थोरोम्बिक होगा, ऑप्शन सी सही करेक्ट हो जाएगा। आर्थोरोम्बिक के लिए ये कंडीशन है एज इक्वल टू एज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, और अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है 90 डिग्री होता है। ये आर्थोरोम्बिक का होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है, मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक्स डिफ्रैक्शन इज। यानी कि ब्रेक के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम अंतर तलीय रिक्ति है। ऑप्शन ए दिया है λ/4, ऑप्शन बी दिया है λ/2, ऑप्शन सी दिया है लैम्डा, ऑप्शन डी दिया है 2 लैम्डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों λ/2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, λ/2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रेक्स इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन। यानी कि ब्रेक के समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ ए लेटिस। यानी कि एक जाली के अंतरतलीय दूरी का निर्धारण करने में ब्रेक्स का इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आइडियल बीसीसी मेटालिक क्रिस्टल इज। यानी कि एक आदर्श बीसीसी धातु क्रिस्टल के लिए समन्वय संख्या है। तो बीसीसी धातु क्रिस्टल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों 8 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 93 पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज। यानी कि एक अत्यंत साधारण आद्य घन इकाई सेल में कणों की संख्या है। तो जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें जो आद्य घन कणों की संख्या होती है वो 1 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड्स विकास। यानी कि ठोसों की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्सरे विवर्तन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है द हैव वेरी हाई एनर्जी हैंस दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड्स। ऑप्शन बी दिया है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हैंस डू नॉट इंटरेक्ट विद मैटर। ऑप्शन सी दिया है दोस्तों दियर वेव लेंथ्स आर कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज। ऑप्शन डी दिया है दियर हाई फ्रिक्वेंसी इनेबल्स रैपिड एनालिसिस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा दियर वेवलेंथ्स आर कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज। यानी कि उनकी तरंगदैर्घ्य अंतर परमाणु दूरी के बराबर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पॉलीमराइज टू यील्ड ए पॉलीमर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राप्त करने के लिए पॉलीमराइज नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईथेन, बी सही हो जाएगा। ईथेन को पॉलीमराइज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है 96 क्वेश्चन, व्हाट आर दी 2 मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर। यानी कि किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण की 2 विधियां क्या है। तो ए दिया है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, बी दिया है मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सी दिया है फ्रीक्वेंसी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ है ए एंड बी। यानी कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये दोनों बहुलक के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 97 पूछ रहा है कि व्हिच ऑर्डर काइनेटिक्स डज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइज्ड पॉलीस्टरीफिकेशन रिएक्शन फॉलो। यानी कि एक प्रबल अम्ल उत्प्रेरित पॉलीस्टरीकरण अभिक्रिया किस कोटि की बलगतिकी का पालन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98
पूछ रहा है नायलॉन थ्रेड्स और मेड ऑफ यानी कि नायलॉन के धागे बने होते हैं। तो नायलॉन के धागे बने होते हैं दोस्तों पॉलीएमाइड एस्टर के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पॉलीएमाइड बहुलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि निर्माण की विधि के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन दिया है एज एडिशन पॉलीमर्स ओनली, बी दिया है एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स ओनली, सी दिया है एज को पॉलीमर्स, डी दिया है एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, यानी कि योगात्मक और संघनन बहुलक के रूप में। डी सही हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 99 का सॉरी। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ हीट्स ऑब्टेनिंग मोल्डिंग एंड कूलिंग टू रिजिडनेस कैन बी रिपीटेड फॉर व्हिच प्लास्टिक्स, यानी कि किस प्लास्टिक्स के लिए गर्म करने, नरम करने, ढालने और ठंडे से कठोर करने की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। ए दिया है थर्मोप्लास्टिक्स, बी दिया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सी दिया है बोथ ए एंड बी, डी दिया है नाइदर ए एंड बी, ए और नॉर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्मोप्लास्टिक्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये वीडियो बनाया दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हुई हो बोलने में, कहने में या समझाने में, तो उसके लिए खेद है हमें। आप प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।